हाँ यस फ्रेंड्स, ऑल सेट फॉर द डे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सब टॉपिक उसका टाइटल है, हेडिंग दे दीजिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इंटेंसिटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब हेडिंग दे दीजिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स mg होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील्ड का फॉर्मूला, फील्ड के फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखने जा रहे हैं। लिख दीजिए उसमें आगे, strength of the field is defined as force experienced by a unit charge. Strength of the field is defined as force experienced per unit charge. इसलिए हमने इंटेंसिटी को बोला था F by Q। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था F by Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, उसी से KQ by D स्क्वायर बनाया था। KQ1 Q2 by D स्क्वायर में Q2 को 1 डाल दिया था। आगे लिखिए, दिस फॉर्मूला हैज कम by a new definition. This formula has come by a new definition. हमने इंटेंसिटी का नया डेफिनेशन दिए, and not by Coulomb's law. Not by Coulomb's law. ये Q1 Q2 by D square से नहीं आया है, so it will never have the terms of constant K in Coulomb's law. कूलम्स लॉ में जो KQ by D square आता था ना, KQ1 Q2 by D square, वो इस फॉर्मूले में कभी नहीं आएगा। It will never have the terms of KQ1 Q2 by D square. KQ1 Q2 by D square में जो K का टर्म था वो यहाँ नहीं आएगा। और इवन जो and also the term of dielectric constant K will never appear in the formula. इस फॉर्मूले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का टर्म भी नहीं आएगा। इस फॉर्मूले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का टर्म भी नहीं आएगा। कभी भी आप इंटेंसिटी को मीडियम में F by KQ नहीं लिख लेंगे। ये फॉर्मूला दिखने में हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसा ये है। अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो फोर्स और इंटेंसिटी कम तो होंगे, और वो जो मीडियम का असर है वो हम फोर्स में इंक्लूड कर लेंगे, और जो भी नया फोर्स है पर यूनिट चार्ज उससे ही कैलकुलेट करेंगे। ऐसा लिख दीजिए, effect of K gets included in the expression of F। ये फोर्स के एक्सप्रेशन में इंक्लूड हो जाएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली कूलम्स लॉ से नहीं आया है। डायरेक्टली जो कांस्टेंट्स होते हैं वो यहां नहीं दिखेंगे, F by Q ही दिखेगा हमें, ये F by KQ नहीं दिखेगा कभी भी। ये ऐसा भी नहीं दिखेगा कि ये वाला जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो लगा लें, यहाँ कुछ भी नहीं है। और इसलिए इससे हम इंटेंसिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। लिख दीजिए, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था KQ by D स्क्वायर, उससे तो हम लोग इंटेंसिटी की यूनिट नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि उसमें जो K था वो यूनिटलेस नहीं था। इसमें ऐसा कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसा ही यूनिट लिख दीजिए, न्यूटन पर कूलम। ऐसा ही यूनिट है न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी की, इंपॉर्टेंट है। सीजीएस यूनिट है डाइन अपॉन स्टैट कूलम। डाइन अपॉन स्टैट कूलम, इसको तो हम ज्यादा यूज करते नहीं हैं, फिर भी F by Q से डायरेक्टली सारी यूनिट्स आ जाएंगी। वो जो फॉर्मूला KQ by D स्क्वायर था ना, वो तो कूलम्स लॉ से आया था, उसमें K आएगा। तो वहां KQ by D स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इंटेंसिटी की यूनिट आप तब तक डिराइव नहीं कर सकते जब तक आप उसमें K की यूनिट्स भी ना डाल दें। खैर, इस वजह से दोबारा लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए, इज योर F by Q, therefore
F is equal to QE. Therefore F is equal to QE. ये फॉर्मूला मेरे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। मेरे तो इस पे दिखने में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कम से कम 4 स्टार दे दीजिए। दिखने में ऐसा बहुत ही ऑर्डिनरी सा फॉर्मूला है, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट, बट ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एफ का फॉर्मूला है QE। लिख दीजिए आगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q, this is the formula of force experienced by a charge Q when kept in an external field E. एक्सटर्नल को कैप्स में लिख दीजिए, एक्सटर्नल फील्ड E। चार्ज Q को फील्ड E में रखोगे, चार्ज Q को फील्ड E में रखोगे, उस पर फोर्स लगेगा QE, उस पर फोर्स लगेगा QE। चार्ज Q को फील्ड E में रखोगे, उस पर फोर्स लगेगा QE। अब आगे एक नोट लिख दीजिए, NOT, नोट करके कुछ पॉइंट लिख दीजिए, और ये 1 स्टार देने वाला है। लिखिए, अ चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, अ चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, अ चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस any force due to its own field. इसे हाईलाइट, अंडरलाइन भी कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, और अगली लाइन में लिखिए, charged particles interact with each other, charged particles interact with each other in terms of force, in terms of force or torque, only if there are two similar fields, only if there are two similar fields. Either both E, both electrical field or both magnetic field. अगर दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड हो तो इंटरेक्शन होगा, या तो फोर्स लगेगा या तो टॉर्क लगेगी। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो तो भी इंटरेक्शन होगा। लिख दीजिए, इफ देयर इज वन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड वन मैग्नेटिक फील्ड और वन ग्रेविटेशनल फील्ड, तीनों डिफरेंट टाइप की फील्ड्स हैं, देन देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो कम से कम 2 सिमिलर फील्ड होना जरूरी है, तब पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। हम इस आधार पे जो बात अभी हमने कही है, हम इस आधार पे वो कर सकते हैं, कूलम्स लॉ को थोड़ा बेटर समझ सकते हैं। ऐसे ही हेडिंग दे दीजिए, चलिए, हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग कूलम्स लॉ, understanding Coulomb's law on the basis of above। जो भी डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे कूलम्स लॉ को और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सुन लीजिए, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम जानते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है और ये D है। अगर Q1 पे फोर्स की बात करें तो आप ये बोल सकते हैं Q1 जो है वो Q2 की फील्ड में बैठा है। ऐसे लिख दीजिए, Q1 experiences a force, Q1 experiences a force as it is situated in the field of Q2, as it is situated in the field of Q2। जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा वो होगा Q1E, जहां E वो फील्ड है जो Q2 ने पैदा की है, E वो फील्ड है जो Q2 ने पैदा की है। तो ये फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 by D स्क्वायर। इसी तरह हम आगे लिख रहे हैं, लिख दीजिए, सिमिलरली Q2 is in the field of Q1,
Q2 is in the field of Q1. Q2 Q1 की फील्ड में है, और अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तो हो जाएगा Q2E। अगर चार्ज Q फील्ड E में बैठा है तो उस पर फोर्स है Q2E, और इस समय जो E है, इस जगह पर जो E है वो इसने पैदा की है, तो वो है K Q1 बाय डी स्क्वायर। इसलिए इस फोर्स का भी फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। बस ये एक बार की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है, उसके बाद दोबारा इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको रिवाइज करने की। लिख दीजिए आगे, thus both charges experience equal force because this is a mutual force, and each charge is present in the field of other. Each charge is present in the field of other. Each charge is present in the field of other. आगे लिखिए some important points about F is equal to QE. Some important points about F is equal to QE. नंबर 1 लिखिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। इट इज इन द प्लेन ऑफ E। E के प्लेन में ही ये फोर्स होता है। कभी अगर हमें चाहिए कि ये जो फोर्स QE है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगे, तो फील्ड भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगानी होगी, ऐसा उसके आगे लिख दीजिए। इफ इट इज डिजायर्ड that this force of the electrical field B, in horizontal plane, then the applied field E should also be in horizontal plane. And if we want QE to be in vertical plane, then E should also be applied in vertical plane. तो E को भी vertical plane में लगाना होगा। चार्ज Q को फील्ड E में रखें, उस पर फोर्स Q भी लगता है, और ये फोर्स फील्ड के प्लेन में ही होता है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, a positive charge experiences this force in the direction of E. A positive charge experiences this force in the direction of E, and a negative charge experiences this force in the direction opposite to E. Positive charge experiences this force in the direction of E, and a negative charge experiences this force in the direction opposite to that of E. इस पे 2 स्टार लगा लीजिए। ये बातें बार बार न्यूमेरिकल की एप्लीकेशन के समय काम आती हैं। पूरी बात रिवाइज कर रहा हूं। चार्ज Q को फील्ड E में रखेंगे, उस पर फोर्स Q ही लगेगा। यह फोर्स फील्ड के प्लेन में होता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट होता है। वो भी समझा देते हैं ऐसा क्यों होता है। हालांकि क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या वो आपको याद रहे क्या होता है, फोर्स कहाँ लगता है। एक बार के लिए क्यों हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो कंक्लूजन्स हैं बस उन कंक्लूजन्स को न्यूमेरिकल्स में यूज करिए। ये देखिए, ये अगर फील्ड है E जो पता नहीं किसी और एक्सटर्नल चार्ज ने पैदा की है, और इसमें कोई मैंने यहाँ प्लस Q रखा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज Q फील्ड E में रखा है तो उस पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फील्ड ये है तो शायद इसको किसी प्लस Q ने पैदा किया है, तभी तो रेडियली आउटवर्ड है ना, और ये Q को रिपेल करेगा ना। इसलिए हम इसको बार बार इमेजिन अगर नहीं करना चाहते, सिर्फ इसको देखकर बात करना चाहते हैं, तो रूल ये है कि चार्ज Q अगर फील्ड E में रखेंगे तो उस पर फोर्स Q ही लगेगा और वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, कि नेगेटिव चार्ज है, फील्ड तो यही है और इस पे माइनस Q है,
तो हमारा रूल कहता है कि माइनस क्यू पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। समझ में आपको आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर ये फील्ड है तो पैदा किसने की है? इस प्लस क्यू ने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है ना, और अभी नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा ना, इसका फोर्स यहां लगेगा। हम इसको बार बार देखना नहीं चाहते, इसलिए रूल बना लिया कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है। ये वैसे ही बात है जैसे पत्थर को हमने ऊपर से छोड़ा तो उस पर जो फोर्स mg लग रहा है ग्रेविटी में, वो फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर हमने उसे ऊपर फेंका तो वेलोसिटी के अगेंस्ट है, वेलोसिटी के अगेंस्ट है। मास तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, पर कुछ ये देखा जा सकता है कि वेलोसिटी अगर ऊपर है तो फोर्स फील्ड के अगेंस्ट है। एनीवे, ऑल राइट, ये काम की बातें हैं। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है। एक क्वेश्चन लिख दीजिए और उसमें से ट्रू फॉल्स बताइए। एक CCQ है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन। एक CCQ, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। लिखिए, अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, a charged particle is released from rest in an electrical field. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आगे से केवल E कहा करेंगे, is released from rest in E. कहता है it does not experience any electrical force. इस पे कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगता। सही या गलत? रेस्ट वाली बात है, रेस्ट को अंडरलाइन कर दीजिए। चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे हमें ध्यान देना है। पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया तो उस पर फोर्स लगता है या नहीं लगता है? अगर लगता है तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं लगता है तो थम्स डाउन कर दीजिए। चार्ज Q को फील्ड E में रखा, उस पर फोर्स Q ही लगता है। अगर पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया है तो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी करिए, बताइए। रिनी, व्हाटएवर, जो भी आपका आंसर है। हाँ राहुल राठौर, मैं आपका आंसर देख पा रहा हूं। चलिए ठीक है, सही बात है, सही है, लिख दीजिए आगे, यस लगेगा। स्टेटमेंट जो है हमारा वो ट्रू है। अच्छा, हमने कहा था डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। भाई अगर फोर्स के बारे में सोचना है तो आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, ऐसा लिख दीजिए साफ साफ वहां पे। डू नॉट मेक एनी थियोरेटिकल डिसीजन, डू नॉट मेक एनी थियोरेटिकल डिसीजन, ट्राई टू राइट सम रिलेटेड फॉर्मूला। मैथमेटिक्स से ही डिसीजन लीजिए, और फॉर्मूला है F इक्वल टू QE। यहाँ Q भी है फाइनाइट और E भी फाइनाइट है। वेलोसिटी का टर्म फॉर्मूले में आता ही नहीं है। बस आप तो ये लिख दीजिए, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। फोर्स फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। और जहां जहां हो सके, जरूरत पड़े, वो
यस प्लीज, चालू है सब। चलिए फाइन, एक क्वेश्चन और लिखिए। हमने डिस्कस कर लिया क्या कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज क्यू को पीडी में रखे हैं, उस पर फोर्स क्यू ही लगता है और फोर्स वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रिकल ओरिजिन का जो फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, टू चार्जेस ऑफ m1 कॉमा क्यू, मतलब m1 कॉमा प्लस क्यू, m1 कॉमा प्लस क्यू एंड m2 कॉमा माइनस क्यू, m2 comma minus q have initial velocities v1 and v2, have initial velocities v1 and v2 in the direction of e, have initial velocities v1 and v2 in the direction of e, where v1 is greater than v2। एक चार्ज पे m1 का चार्ज और उस पे मास है m1 का, चार्ज है प्लस q का, दूसरा m2 है माइनस q चार्ज है उस पे, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2 है इन द डायरेक्शन ऑफ e, v1 ग्रेटर देन v2। पहला ऑप्शन लिखिए। आपको इनकरेक्ट बताना है और एक से ज्यादा इनकरेक्ट हो सकते हैं। हमेशा ही हम मल्टीपल, जब ऑब्जेक्टिव देंगे तो हमेशा ही मल्टीपल चॉइस होंगे जिनमें एक भी सही हो सकता है या चारों भी सही हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है m1 इज एक्सेलरेटेड, m1 का जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। नंबर 2, m2 इज रिटार्डेड। ध्यान दीजिए, आपको इनकरेक्ट बताना है। m2 is retarded, मोशन उसका रिटार्डेड होगा। नंबर 3, both receive equal and opposite accelerations from the field, both receive equal and opposite accelerations from the field। और चौथा है f1 by f2 is equal to m2 by m1। ये चौथा ऑप्शन है। हाँ सही है, थर्ड और फोर्थ दोनों गलत हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑल राइट। जहां तक चार्जेस, इनके मास, जो फोर्स है ना, फोर्स के फॉर्मूले में मास नहीं आता। पहली बात तो ये लिख दीजिए, पहली बात तो ये लिख दीजिए कि दिस फोर्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये फोर्स मास के भी इंडिपेंडेंट है। चार्ज क्यू को फील्ड ई से खींचते हैं तो उस पर फोर्स क्यू आता है। ये m1 है, इस पे प्लस क्यू है और इस पे तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, तो इसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा। और फील्ड यहाँ है, m2 है और इस पे माइनस क्यू है, इस पे फोर्स यहाँ लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है और फोर्स यहाँ है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है और फोर्स यहाँ है, तो हाँ इसका मोशन रिटार्डेड होगा। फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। अब थर्ड कह रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट, इन पे फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट कहे जा सकते हैं क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है क्यू ई और क्यू ऑपोजिट साइन का है, तो फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, पर एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है। एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाय एम। एक्सेलरेशंस आर एक्चुअली a1 by a2 की बात करता तो माइनस m2 by m1 ऐसा आंसर आ जाता। और अगर मैं वेक्टर f1 की बात करता तो वो माइनस एक वेक्टर f2 आता। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करता तो वो इक्वल आता। ये कई आंसर्स हो सकते थे। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, सही पकड़ा है आपने। कंक्लूजन ये है कि जो फोर्स होता है ना, ये मास के भी इंडिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी के भी इंडिपेंडेंट होता है। और फोर्स का फॉर्मूला है क्यू ई, यहाँ ई सेम है, क्यू के साइन ऑपोजिट है, इसलिए फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो मोशन एक्सेलरेटेड कहलाता है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है, इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये मोशन रिटार्डेड कहलाता है। अब फाइनली हम आगे बढ़ रहे हैं और हेडिंग दीजिए मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट लिख दीजिए। अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड की वर्ड है, उसे कैप्स में लिख सकते हैं। चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। बैलेंस्ड
ये हेडिंग हो गई हमारी। आगे लिख दीजिए बैलेंस मीन्स इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। फिर बोल सकते हैं द चार्ज पार्टिकल इज केप्ट फ्लोटिंग, द चार्ज पार्टिकल इज केप्ट फ्लोटिंग अंडर द influence of gravitational forces and electrical forces. एक इंपॉर्टेंट रूल बना लीजिए, लिखे इंपॉर्टेंट रूल। whenever question uses words like balanced or equilibrium or flotation, whenever question uses words like equilibrium, flotation, balancing, equate mg to the force of this chapter. Equate mg to the force of this chapter. जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और वो बैलेंसिंग की बात करता है तो mg को mv² से इक्वेट कर दीजिए। mg को जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके फोर्स से इक्वेट कर दीजिए। ऐसे कुछ कम रूल्स हमारे बनने ही चाहिए। ये बड़े की वर्ड्स हैं जो पूरे सवाल में डायरेक्शन एकदम आपकी क्लियर कर देते हैं। mg को mv² से इक्वेट करिए। क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट E to balance a proton. Calculate E to balance a proton. अगर मेरे को एक प्रोटॉन को बैलेंस करना है तो मेरे को उसके mg को शायद न्यूट्रलाइज कराना है। mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो मेरे को इलेक्ट्रिकल ओरिजिन का फोर्स QE वर्टिकली अपवर्ड चाहिए। ऐसा डायग्राम बना देते हैं और mg दिखा देते हैं और आगे बोल देते हैं टू बैलेंस mg और एक प्रोटॉन है +1 का चार्ज लिख देता हूं +E। टू बैलेंस mg चार्ज QE शुड एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स। अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहता हूं तो चार्ज QE को वर्टिकली अपवर्ड्स काम करना ही चाहिए। सो द फील्ड E शुड बी अप्लाइड। डायरेक्शन बताइए कहां? फील्ड E शुड बी अप्लाइड ऑपोजिट टू mg, वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, सही कह रहे थे आप, वर्टिकली अपवर्ड। E यहां अलग से दिखाइए और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स E की डायरेक्शन पे होता है। अब इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, आपको E निकालना है और वो m/e into g हो गया, वो g/e/m हो गया, g/e/m हो गया, है ना? और ये E/m आपको अच्छे से याद है, कितना है? 1.76 into into the power 11. 1.76 into the power 11. 1.76 into 10 power 11। कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करें। किसका आंसर है भाई? 1.76 into 10 का पावर +11 कूलम पर केजी। सुशील निगवाल, अमीशा शर्मा, नेहल रस्तोगी, जो इनसे एग्री नहीं करते अब वो जवाब दे दीजिए कि क्या ऑब्जेक्शन है आपको? किसी को ऑब्जेक्शन है? भाई ये जो E/m आपने बोला ना, ये इलेक्ट्रॉन का है। सर वो इलेक्ट्रॉन का की बात कर रहा हूं, गलत हो गया आपका जवाब। चार्ज तो उसने मेरे को +E ही लिखना पड़ा, और ये प्रोटॉन की बात है। ध्यान सब थ्रू आउट दें। आपने जिसका E/m याद किया है ना, आपको हमेशा केवल वही ध्यान आएगा। आपने जिसका E/m याद किया है आपको वही ध्यान आएगा। ये 9.8 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। और इसका E/m और प्रोटॉन का मुझे पता नहीं, वैसे मैंने उस समय पढ़ाया था आपको फर्स्ट क्लास में। ये जो 1.76 into 10⁻11 होता है, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? प्रोटॉन की बात कर रहा हूं जो कि करीब 2000 टाइम्स भारी है। m नीचे आता है, ये इसका ऐसा आएगा और ये आंसर न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा। सॉल्व में आगे नहीं कर रहा हूं, पर ध्यान दीजिए E/m आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, गलती न कर दें। ये प्रोटॉन का सवाल था। अब अगला क्वेश्चन फिर से लिखिए कैलकुलेट E
magnitude and direction of E, magnitude and direction of E to balance an electron. Magnitude and direction of E to balance an electron. फिर वही बात है, मैं mg तो यही बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मुझे QE should be vertically upwards. ये नेगेटिव पार्टिकल है, पहले तो यही लिख दीजिए, QE should still be vertically upwards. बैलेंस करने के लिए QE को तो वर्टिकली अपवर्ड्स ही होना चाहिए. And a negative charge experiences force in the direction opposite to E. So E should be applied downwards. ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटॉन वाले सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. E should be applied downwards. और अगर बैलेंस हो रहा है तो mg is equal to EE. और आपको E निकालना है तो ये mg अपॉन E हो गया, ये g अपॉन E बाय m हो गया, ये 9.8 या 10 अपॉन 1.76 इंटू 10^11 हो गया, ये 10 अपॉन 1.76 इंटू 10^-11 हो गया. ये 10/2 होता तो 5 आता, ये 5 से थोड़ा सा कुछ बड़ा आ जाएगा. इसको मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ इन वैल्यूज को. जो E है वो है 10 अपॉन 1.76 इंटू 10^11. मैं कह रहा हूँ ये जो है 10/2 होता तो 5 होता, ये कुछ 5 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा और बस ये आंसर है. और डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं. इसी सवाल में अब मैं पार्ट बी आपसे कह रहा हूं. इसी सवाल का पार्ट बी है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड. यही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे थे. इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन. मोनिश कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक्सीलरेशन आपको बताना है. नया FBD बना लीजिए. वही फील्ड जो पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रही थी उसी को रिवर्स कर दिया है. अगर फील्ड रिवर्स कर देंगे तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा. पहले फोर्स ऊपर था, अब ये फोर्स नीचे हो जाएगा. और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. और ये जो QE है ना, ये था mg के बराबर ही, क्योंकि पहले यही तो बैलेंस ला रहा था. तो ये आ गया 2g डाउनवर्ड्स. डायरेक्शन में दिख रहा है मोशन, सारे फोर्सेस इधर हैं, तो एक्सेलरेशन यहां होगा. आप तो FBD बनाइए, mg बनाइए. पहले QE ऊपर था, अब वो QE नीचे कर दीजिए और इस QE की वैल्यू है mg के बराबर. और नेट फोर्स को हम लोग ma से इक्वेट करते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स को ma से इक्वेट करते हैं, राइट? इसी सवाल का पार्ट सी कर लेते हैं. द सेम फील्ड इज नाउ मेड हॉरिजॉन्टल. वही फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही रखा है. पहले ये इलेक्ट्रॉन के mg को बैलेंस कर रहा था और फील्ड ऊपर थी, शायद नहीं, फील्ड डाउनवर्ड्स थी. अभी ये फील्ड यहां लगा दी. अगर फील्ड यहां लगा दी तो इधर mg आएगा, इधर E आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है. और वो पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन बताइए. √2g. हाँ किंजल क्या बोला? √2g. हाँ सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया. फिर से अब ये देखते हैं कि नेट फोर्स, अभी दोनों फोर्स राइट एंगल्स पर है. जो नेट फोर्स है
उसको ma से इक्वेट कर देते हैं। ये E ऑफ कोर्स है तो mg के बराबर ही, ये E है तो mg के बराबर ही, ये भी mg है, ये भी mg है। 90 डिग्री पर तो रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो mg√2 आ जाएगा, और वो ma होगा, तो एक्सेलरेशन है g√2, और इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स लिख दीजिए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, acceleration is always in the direction of net force. ठीक है, सेम लॉजिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, कैलकुलेट E required to balance an alpha particle. Calculate E required to balance an alpha particle. अब जरूर ये ऑब्वियसली वर्टिकल प्लेन की बात है, और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, शायद उसी को तो बैलेंस कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करना है, तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, उसका मास क्या है, उसका चार्ज क्या है? 4 AMU. हाँ, Mass 4mu 2 positive. लिख दीजिए, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस He++, हीलियम न्यूक्लियस He++, 4He2। तो बात तो ठीक है, ये mg है और इस पे +2e का चार्ज है, फील्ड में यहाँ लगाऊंगा और इस पे फोर्स QE आएगा, आप QE को mg से इक्वेट करेंगे, ये 2e into E is equal to mg, मास है 4 AMU into g। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को, इसमें कोई सुझाव देना है? एनीबडी? अमरजोत, हो गया सवाल, डन, फाइनल, सॉल्व कर दे इसको, बस देंगे अपन, हो जाएगा। मास केजी में होना चाहिए। किंजल कुछ कहिए। मास केजी में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी वार्निंग है, ये मास आपको केजी में लेना होगा। ये चार्ज पे तो आप शायद गलती नहीं करोगे, लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, बिग वार्निंग लिख दीजिए, m should not be substituted in AMU। यूनिफाइड यूनिट में m मत बताइए, इसको केजी में ले जाइए, इसको केजी में ले जाइए। और जो 1 AMU होता है वो उसका मास क्या है? (1.67 into 10 to the power minus 27 kg। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, शाबाश नेहल, वंडरफुल। हाँ, ये जो मास है एक AMU का, ये एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ये 1.67 into 10 का पावर minus 27 kg होता है। बस अब उसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, और आगे मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये ध्यान दिला रहा हूँ कि अगर रेशो वाला न्यूमेरिकल हो, अगर कहीं आपको रेशो निकालना हो तो मासेस AMU में रहने दीजिए और चार्जेस को भी E में रहने दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज E की भी वैल्यू डालनी पड़ती है वहां पर। लिख दीजिए, इन न्यूमेरिकल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, numericals of determination of ratio, the charges may be put in terms of electronic charge, the charges may be put in terms of electronic charge instead of coulombs, charges may be put in terms of electronic charge instead of coulomb, and also the masses may be put in U, unified system, AMU, जो भी आप कहते हैं, the masses may be put in AMU instead of kgs। ये ध्यान रखिए, यहां मास केजी में लेना है, AMU में नहीं चल पाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे भी हम केजी में ही गए थे, AMU में नहीं चलेगा। रेशो निकाल रहे हैं तो चलेगा, और कैलकुलेशंस कर रहे हैं, स्टैंड अलोन उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो AMU में मत डालिए, केजी में डालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, an oil drop is balanced by applying suitable E। an oil drop is balanced by applying suitable E। बैलेंस तो आपका कीवर्ड है ही, वो तो आपको बहुत कुछ कह रहा है।
density of oil is rho CGS units, gram per cc, rho CGS units, grams per cc. The number of excess electrons on the oil drop are, n. Find the radius. बैलेंस कीवर्ड है, तो QE जो है वो mg है, शायद Q है Ne, इंटेंसिटी आपको निकालनी है, मास को मैं डेंसिटी टू वॉल्यूम लिख लूंगा, और शायद मैं सारी कैलकुलेशन हमेशा SI में ही करूंगा। E वगैरह और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है मैं कहां से लाऊंगा, पहले तो यहाँ लिख दीजिए ऑल कैलकुलेशंस मस्ट बी इन MKS, स्टार लगा के लिख दीजिए। अगर ये फॉर्मूला कभी आप न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं तो सारी कैलकुलेशन MKS में ही होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मैं स्टैट कूलम में कहां से लाऊंगा, वो 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, तो हमें कभी याद भी नहीं रहने वाला है। हम सब कुछ SI यूनिट्स में ही कैलकुलेशन करेंगे। और हाँ, डेंसिटी जो भी उसने दी थी वो CGS यूनिट्स में थी, तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डेंसिटी kg/m³ में लाने हैं आपको, बड़ी SI यूनिट में लानी है, पर आंसर और बड़ा होके आता है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेंसिटी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत कर दीजिएगा। और फिर फाइनली 4/3πr³ g, और इससे हम रेडियस को निकाल लेंगे। इससे ये 3Ne ही आ जाएगा अपॉन d × 1000 आ जाएगा, इधर नीचे 4 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, g आ जाएगा, और इस पूरे का क्यूबिक रूट, दिस इज इक्वल टू रेडियस आ जाएगा। ये सब यहाँ जाएगा और बाकी सारी ऊपर की चीजें नीचे आएंगी, ठीक है ना। अब होता रहेगा, जो भी इसकी सॉल्यूशन होनी है वो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन बताना भूल गए हम, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की बात मैंने की थी सर, डाउनवर्ड्स। हाँ सही है, शाबाश, बिल्कुल सही मोनिश, सही कह रहे हो। लिख दीजिए द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज नेगेटिव, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ड्रॉप पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस, तो फील्ड विल बी डाउनवर्ड्स। फोर्स तो हमें अपवर्ड्स ही चाहिए, फील्ड हमें डाउनवर्ड्स चाहिए होगी। फिर एक क्वेश्चन लिख दीजिए, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ negligible mass acquires terminal velocity downwards, under the application of suitable E। सर एन ऑयल ड्रॉप के बाद क्या था? Oil drop of negligible mass acquires terminal velocity downwards under suitable E। In air, ठीक है। Write a relation between electrical field, write a relation between E and eta, viscosity of air, E and viscosity of air। किंजल कुछ कह रहे थे आप? अभी तो नहीं। उससे बोला करेंगे तो अच्छा रहेगा। किंजल बोलिए, कुछ कहना था आपको? अभी तो नहीं, अभी कर रहा हूँ। हैं? अभी किया नहीं, अभी सर कर रहा हूँ। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी के सवालों का मैं आपको रिवीजन करा दूं। एक mg होता था, एक ये अपथ्रस्ट होता था, एक ये विस्कस फोर्स होता था, और बस टर्मिनल वेलोसिटी तब आती थी जब mg + u =
mg प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv, ऐसा कुछ पहले होता था। अब शायद इसका m नेग्लिजिबल है तो एफबीटी में ये नहीं आएगा। एयर की डेंसिटी नहीं दी गई है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप अपथ्रस्ट भी नेग्लेक्ट ही करें। ऐसा लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। It means that we have to ignore the upthrust as well. mg तो है ही नहीं, upthrust भी इग्नोर करना है। अब इसमें दो ही फोर्स बचे, एक तो इसने इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात की है, लिख दीजिए नाउ देयर आर ओनली टू फोर्सेस, वन QE एंड नंबर 2 6 पाई ईटा RVT। दो ही फोर्सेस बचे, एक QE और एक 6 पाई ईटा RVT। और मैंने बोला है टर्मिनल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, ये सवाल में मैंने आपको बोला है, तो इसका मतलब ये जो विस्कोसिटी का फोर्स होता है ये तो ऊपर होता है, तो जरूर QE नीचे आ रहा हो। अब अगर मैं उसको चार्ज का साइन दे देता तो आप डिसाइड कर देते कि फील्ड कहां लगानी पड़ेगी। एनीवे इक्वेशन खाली इतनी है, QE इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVT। खत्म। mg उसने निगलेक्ट करने को कह दिया और डेंसिटी दी नहीं है, तो मैंने अपथ्रस्ट भी निगलेक्ट कर दिया। अब दो ही फोर्सेस बचे, एक वो जो मोशन क्रिएट कर रहा है डाउनवर्ड्स QE, और मोशन ये नीचे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो विस्कस का फोर्स ऊपर है। ऑलराइट, मकसद तो केवल विस्कोसिटी वाले डिस्कशन को रिवाइज कराना था। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक इंक्लाइन प्लेन है या इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां लगाई गई है, ये m है और ये प्लस q है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और जब कुछ नहीं बोलते हैं तो हम शायद मान लेते हैं हो सकता है म्यू वगैरह ना दिया हो तो फ्रिक्शनलेस है, वो तो जो की बात करेंगे। क्वेश्चन यही, हमने इस चार्ज पार्टिकल को बैलेंस रखा हुआ है, ग्रेविटी ऑफ कोर्स यहाँ है, चार्ज पार्टिकल को बैलेंस लिखा है, तो mg में और QE में क्या रिलेशन है थीटा के टर्म्स में, वो आपको बताना है। चार्ज पार्टिकल है, यहाँ फील्ड ऐसी लगा दी, ऑफ कोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड तो इस रीजन में कंटिन्यूअसली हर जगह आप जानते ही हैं डाउनवर्ड्स है, तो इस पे एक फोर्स तो mg यहाँ काम कर रहा है, पर शायद अलोंग द प्लेन लेना पड़ेगा। ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, ये mg का cos थीटा है। आप जानते हैं डाउन द प्लेन mg sin थीटा काम करता है, आपको mg sin थीटा को बैलेंस करना है। इंक्लाइंड प्लेन पे हमें mg sin थीटा को ही बैलेंस करना रहता है। सर हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन VT का वो फॉर्मूला नहीं डालेंगे अंदर? नहीं, वो फॉर्मूला तब आता है जो 2/9 r² वाला ना। हाँ हाँ, अरे नहीं, वो फॉर्मूला तो तब आता है जब पूरा डेंसिटी वगैरह सारी हो, ds भी दिया हो, या तो कुछ उसको वेरिएबल मान के छोड़ देंगे। बेसिक सारी नए सिरे से बनानी चाहिए। जी सर। पुराना फॉर्मूला यूज मत करो, पूरी सिचुएशन ही नहीं थी, सॉलिड का वेट भी नहीं था और लिक्विड की डेंसिटी नहीं थी, तो अपथ्रस्ट नहीं था। हमेशा नया एफबीडी बनाना चाहिए। फॉर्मूले जो किसी एक सिचुएशन में वैलिड थे वो हर सिचुएशन में वैलिड नहीं होंगे, और उसने ये चाहा भी नहीं था कि आप VT की वैल्यू डालिए। कुछ ऑप्शंस अगर आपके सामने होते तो आप समझ जाते उसको। VT की वैल्यू उसने VT के टर्म्स में ही आंसर चाहिए था। ओके डन, थम्स अप कर दिया है आपने, बातें क्लियर है। आप इस सवाल पे आ जाइए जल्दी से। ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ डाउनवर्ड्स है और इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने अपवर्ड्स लगाई है। की बात तो हमें mg sin थीटा को बैलेंस करना रहता है। यहाँ इस समय कौन बैलेंस करेगा उसको? हाँ मरजोत बोलिए। सर QE cos थीटा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वो cos थीटा आएगा कि sin थीटा आएगा, जरा वही देखना पड़ेगा, वही चालाकी हुई है यहाँ पे। वो cos थीटा नहीं आएगा। ये बात तो सही है, लिख दीजिए mg sin थीटा will be balanced by a component of QE. mg sin theta will be balanced by a component of QE acting up the plane.
acting up the plane. ये थीटा निकालना पड़ेगा यार, ये एंगल निकालना पड़ेगा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, और तभी ये थीटा था। अब मैं यहां पर ये ले रहा हूं, एक इसके ये लाइन यहां जा रही है, और एक क्यूई तो बेसिकली यही आएगा, और मुझे एक लाइन यहां चाहिए। अब क्या ये और ये जो एंगल बनाएंगे ये वही ये एंगल बनाएंगे। इस लाइन का एक्सटेंशन ये है और इस लाइन का एक्सटेंशन ये है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा था, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही है। क्यूई का यहाँ जो कोने में कंपोनेंट आएगा ना, क्यूई का जो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है ना, जो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है ना, वो है क्यूई cos 90 माइनस थीटा। जो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है वो है क्यूई sin थीटा, और ये कैंसिल हो गए और आंसर तो वापस वही आ गया, mg क्यूई। एंगल आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, थीटा है 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। इसे भी प्रोड्यूस कर दीजिए, इसे भी प्रोड्यूस कर दीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और कोने में cos, तो क्यूई का cos 90 माइनस थीटा। वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंपोनेंट्स को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। लॉजिक आपको क्लियर थी कि mg sin थीटा को बैलेंस करेगा क्यूई का कोई कंपोनेंट, पर क्यूई का जो कंपोनेंट है वो cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थीटा है, ये एक मास m1 है, ये एक मास m2 है, ये डिस्टेंस d है। m1 को हमने यहाँ फिक्स रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है किसी तरह से, फेविक्विक लगा दिया है। इस पे चार्ज में भी q1 है, इस पे चार्ज q2 है, ठीक है। और यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो या तो क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो ऑप्शंस बोलेंगे। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है। ऑल्सो कंसिडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन between the two masses. Write the equation of equilibrium of M2. ये फिक्स है, M2 मोबाइल है, ये फ्री चार्ज है, ये अपनी जगह से हिल डुल सकता है, ये अपनी जगह से हिल डुल सकता है। मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं बेसिकली, या मैं आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूं बस क्यूई की एप्लीकेशंस। इस समय तो क्यूई ना होकर Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर आ जाएगा, बट एसेंशियली इलेक्ट्रिकल फोर्स की एप्लीकेशंस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। आप ये तो जानते ही हैं कि यहाँ पर एक फोर्स है, इसका इस वाले का एफबीडी बनाएंगे, इसके एफबीडी में एक फोर्स काम करेगा mg sin थीटा, एक इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी इधर ही काम करेगा, एक इलेक्ट्रिकल रिपल्शन काम करेगा। मेरे ख्याल से k q1 q2 by d square is equal to m2g sin थीटा प्लस g m1 m2 by d square। शायद ये इक्वेशन है, शायद ये इक्वेशन है। अगर आपको लग रहा है ये सही है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। M2 को रिपेल किया जा रहा है कूलम्स फोर्स के द्वारा। Q2E लेने के बजाय मैं यहाँ पे Q2E की भी बात कर सकता था, मैंने Q1 Q2 by d स्क्वायर लिख दिया। कूलम्स फोर्स है इधर, ये इसको रिपेल कर रहा है। ग्रेविटी का फोर्स हमेशा डाउन द प्लेन काम करता है, और ये दोनों के बीच में तो खाली अट्रैक्शन होता है। तो mg sin थीटा भी यही है और ये भी यही है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द प्लेन है। बस बात खत्म, राइट। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस वाले फोर्स को तो नेग्लेक्ट ही करते हैं, ऑप्शन में दिया है तो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है सोनम, बहुत बढ़िया, शाबाश।
बहुत बढ़िया प्रकृति। आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, motion of a charged particle released from rest in an electrical field. Motion of a charged particle released from rest in an electrical field. रेस्ट वाली बात को एक बार फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो बस यहां लिख दीजिए, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स QE, it experiences the force QE which will always remain constant, irrespective of the velocity attained by the particle by virtue of this acceleration, acceleration के कारण वेलोसिटी बढ़ भी जाएगी तो भी फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा, बस यही हमें लिखना है। सो देयरफॉर दिस फोर्स इज कांस्टेंट, and the particle undergoes constant acceleration motion. ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, पार्टिकल चलता कहाँ है, पार्टिकल का मोशन कहाँ होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में? हाँ, वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है, लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, अ पार्टिकल ऑलवेज मूव्स in the direction of resultant velocity, always moves in the direction of resultant velocity. Here u is equal to 0. So the direction of v will be same as that of A. And thus the particle moves in a straight line. Straight line को highlight करना है आपको. The particle moves in a straight line with constant acceleration. और इसलिए हमारा कहना ये है भाई, फोर्स है QE और एक्सेलरेशन है फोर्स अपॉन मास. The acceleration at QE by m is equal to constant. Thus, all equations of motion with constant acceleration are valid. ऐसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जिनमें आपको ये इक्वेशंस लगानी पड़े. जितने भी सवाल आप मोशन इनवर्सिटी में करते थे, सारे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. बस इन सब सवालों में A को QE by m डाल दीजिएगा. जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के आप जितने भी सवाल कर सकते थे, सारे दोबारा कर सकते हैं. A को QE by m डाल दीजिएगा. क्वेश्चन लिखिए, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं इन्हीं पर बेस्ड, और आप हमेशा इनको ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं. जो ग्रेविटी का फोर्स जो mg था ना, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स है QE, वो बिल्कुल सब कुछ सेम ही तो है. कोई सिचुएशन आए कभी तो आप उसे ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं. लिख दीजिए, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स in a gravity free space with initial velocity u, full stop. E in the region is directed vertically downwards.
electron is projected vertically upwards in a gravity free space with initial velocity u, E in the region is directed vertically downwards. Full stop. Find the maximum height attained by it. Find the maximum height. Maximum को अंडरलाइन कर सकते हैं. Maximum height का नाम सुनते ही मैक्सिमम हाइट का नाम सुनते ही हमें पता है कि भैया हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, वेलोसिटी जीरो, हाइट की बात पूछ रहा है. मेरे ख्याल से यही इक्वेशन लगेगी. और हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात कर रहा है तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a h max. तो u स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू h max. और इस समय जो h max है वो u स्क्वायर बाय 2 और फिर वो अगर इलेक्ट्रॉन है तो e बाय m. पहले तो मुझे ये बताना पड़ता, पहले ये बताना होता कि इलेक्ट्रॉन है और फील्ड शायद डाउनवर्ड्स बोली है, फील्ड सॉरी अपवर्ड्स, हाँ फील्ड डाउनवर्ड्स बोली है. एच मैक्स तो आना नहीं चाहिए. हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए अभी तो. अदरवाइज ई यहाँ होगा तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स यहाँ होगा और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है. मोशन रिटार्डेड है या नहीं ये तो पहले चेक करना होगा. लिख दीजिए. You should first check whether the motion is accelerated or retarded. We should first check whether the motion is accelerated or retarded. तो यहां पर सवाल चेंज हम कर लेते हैं. अगर वही होता तो मोशन कंटिन्यूसली, वो पार्टिकल कभी रेस्ट पे आता ही नहीं और उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती. ये माइनस साइन नहीं आता तो ये प्लस साइन आता. ठीक है, सवाल आते ही वो आप पहले चेक करिए कि फोर्स कहां लग रहा है. राइट. अब हेडिंग दे दीजिए, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास m. Kinetic energy acquired ACQUIRED. Kinetic energy acquired by a particle of mass m and charge q. Released from rest. Released from rest in a field E. Released from rest in a field E. अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो पहले मेरे को वेलोसिटी डिराइव करनी होगी. लिख दीजिए. फर्स्ट वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन ऑफ v. फर्स्ट वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन ऑफ v. और मुझे पता है v होता है u प्लस ad. रेस्ट की बात उसने ये की थी और a हो गया qe बाय m, हो गया f बाय m, वेलोसिटी हो गई qe बाय m इंटू t. और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m v स्क्वायर है. ये q स्क्वायर e स्क्वायर p स्क्वायर बाय 2m इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का. एक्चुअली ये आपको याद करना पड़ता है, या तो आप बहुत तेज डिराइव कर लें, कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, और नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है. डेरिवेशन को बहुत बार रिवाइज करिए. 10 बार 11 बार 12 बार के आसपास जब आप रिवाइज करेंगे तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. द रिजल्ट विल क्लिक इन अ फ्लैश. बारह बार डिराइव कर लेंगे तो एसेंशियली आपको रिजल्ट याद हो जाएगा. पर हाँ, ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली इसकी जरूरत पड़ती तो है. फोर्स है QE, एक्सेलरेशन है QE बाय m, वेलोसिटी है u प्लस at, u जीरो है, वेलोसिटी है QET बाय m और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर. सब पूरी की पूरी पिक्चर आपको एक फ्लैश में देखना लग जाएगी. आपको एक एक रिजल्ट दिखेगा और 5-7 सेकंड में सब ही हो जाएगा. आपको F भी दिखेगा, A भी दिखेगा, V भी दिखेगा और फाइनली KE भी दिखेगी. अब हेडिंग दीजिए,
motion of a charged particle, when it enters at right angles to field E, when it enters at right angles to field E, ये वही जैसे ऐसी ई हम मान लेते हैं और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोटॉन आ रहा है सपोज, ग्रेविटेशनल फील्ड भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होती है। शायद आप समझते हैं कि कौन सा केस होने वाला है ये। Horizontal projectile. यस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लिख दीजिए, लिख दीजिए। द सिचुएशन इज सिमिलर टू अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सिचुएशन इज सिमिलर टू अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब पार्टिकल फील्ड के अंदर जाता है ना, तो फील्ड के फोर्स के मारे प्रोटॉन अगर है तो ऐसा जाएगा, अगर प्रोटॉन है तो ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता तो उल्टा जाता फील्ड के अगेंस्ट, प्रोटॉन है तो ऐसा जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या सीधे निकल भी जाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये x है और ये y है, बस इसी से मतलब है कि जो y है ये साइडवेज डिफ्लेक्शन है, ये साइडवेज डिफ्लेक्शन है। हम इसके बारे में जानते हैं x = ut, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है और y = half at square, so y = half a और t यानी x²/u²। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन यही आती थी, हाफ g x²/u²। यहाँ इस चैप्टर में एक ही जगह हम लिख लेंगे qE/m x²/u²। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट से वैसा ही रिजल्ट भी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी अनचेंज्ड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज्ड है और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स के कारण साइडवेज डिफ्लेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन में मोशन एक्सेलरेटेड है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। पूरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आती थी वही आ गई, बस g की जगह यहाँ qE/m हो गया। ये साइडवेज डिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल आते तो हैं, ये भी एक स्टार देने लायक रिजल्ट है। या तो कई बार डिराइव करिए या फिर कई बार याद करिए। ठीक है, अभी क्या हुआ, पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर पार्टिकल फील्ड में किसी एंगल पे एंटर करेगा ना, किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसका पाथ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो पैराबोला हो सकता है या कोई और कर्व भी हो सकता है। अभी क्या है कि इधर फोर्स तो सिर्फ यहाँ है, फोर्स तो सिर्फ यहाँ है और फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल नहीं जाता, और जब जो उसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में पार्टिकल जाता है। एक अगली लाइन में लिख दीजिए, एक स्टार फिर से लगा दीजिए और लिख दीजिए, when a particle enters a field at right angle, when a particle enters a field with some initial velocity, making some angle other than 0 or 180, making some angle other than 0 or 180 in the field, other than 0 or 180 in the field, then the path is not a straight line. Path is not a straight line. It is some curve. ये जो path है वो some curve होता है, and the nature of the curve will be decided. The nature of the curve will be decided by trajectory, by the equation of trajectory. Will be decided by the equation of trajectory. यहां पर ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर एक पार्टिकल को हमने रेस्ट से रिलीज किया था एक फील्ड में, अगर एक पार्टिकल को एक फील्ड में रेस्ट से रिलीज किया था तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन था, पर अगर वो किसी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है
तो उसका पाथ कर्व्ड हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। बस यही ध्यान दिलाना है। आप जानते हैं कि जो मोशन है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता, या तो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और वेलोसिटी कहीं और है। तो जब जिस इंस्टेंट पे जहां वेलोसिटी है, पार्टिकल उस इंस्टेंट पे उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जाता। यही क्वेश्चन हम फिर से कर रहे हैं। ये जो y इज इक्वल टू हाफ QE बाय m x स्क्वायर बाय u स्क्वायर फॉर्मूला था, ये थोड़ा काम का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। An electron and a proton enter a field at right angles with same initial kinetic energy. Compare their trajectories. राहुल राठौर लिख नहीं रहे हो क्या? Compare their trajectories. लिख रहा हूँ। Got it? मतलब आपको ये बताना है कि किसका पाथ मोर कर्व्ड है, किसका पाथ लेस कर्व्ड है। ऐसे ही लिख दीजिए सॉल्यूशन में। We have to discuss that whose path is more curved. ऐसा आपको ऑप्शंस बताएंगे। ऑप्शन से पता लगा कि मांगा क्या जा रहा है, किसका पाथ ज्यादा कर्व्ड है। उसकी मैं आपको पहले लॉजिक बता दूं, लिख दीजिए। इफ इन ट्रैवलिंग सेम x, y of a particle is more, then its path is more curved. पहली बात तो ये है ही कि प्रोटॉन यहां जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन यहां चला, ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा ये तो पक्का है कि वो फील्ड के अगेंस्ट ही लगेगा। इलेक्ट्रॉन का पाथ ये होगा, प्रोटॉन का पाथ ये होगा। हमें ये y1 और y2 कंपेयर करना है। आप आगे लिख दीजिए। फर्स्ट वी मस्ट रीअरेंज द फॉर्मूला ऑफ y in terms of KE. First we must rearrange the formula of y in terms of kinetic energy. तो y का फॉर्मूला देखता हूं, हाफ QE by m, ये Q सेम है दोनों के लिए, x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। जो mu स्क्वायर है जो हो गया हाफ QE by Q into x स्क्वायर, और हाफ mu स्क्वायर KE होता है, ये मेरे ख्याल से हो गया ट्वाइस ऑफ KE। चार्ज भी सेम है, उनका साइन अलग था तो डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में हुआ। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ सभी सेम है, Q भी सेम है, E भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, और सेम x तय करने में इनके y कंपेयर करने हैं, y सेम आ रहा है, और इसलिए जवाब है पाथ ऑफ बोथ इज इक्वली कर्व्ड। आपको तय करने में y कंपेयर करने हैं। जब ये सेम x ट्रेवल करेंगे तो y किसका ज्यादा होगा, उसका पाथ ज्यादा कर्व्ड है। अगर वो कहता कि भाई दोनों पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर कर रहे हैं, तो आप अपने फॉर्मूले को पहले मोमेंटम के टर्म्स में ले आते। मैं सवाल करा तो नहीं रहा, पर इतना लिख दीजिए। इफ द क्वेश्चन सेज दैट both the particles enter the field with same initial momentum, then first we should rearrange the equation of y in terms of momentum. बस। और असली लॉजिक तो वही है कि अगर सेम x ट्रेवल करने में किसी पार्टिकल का y ज्यादा हो गया, तो उसका पाथ मोर कर्व्ड कहलाएगा। बस। अब ये क्वेश्चन है, अभी तो आप जी को निगलेक्ट कर दीजिए, और जी को निगलेक्ट करना है कि नहीं करना वो ऑप्शंस भी आपको बता देंगे। खैर, अगर ऑप्शन में जी का टर्म ही नहीं है तो आप उस तरह ध्यान न ले जाएं। अब यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और यहां से एक प्रोटॉन को इनिशियल वेलोसिटी u से
प्रोटॉन है, पॉजिटिव प्लस ई का चार्ज है, थीटा के एंगल पे फायर किया जाता है। क्वेश्चन बना लीजिए। प्रोटॉन इज फायर्ड, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जहां तक भी आप सोच सकते हैं। ग्रेविटी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो डिस्कस इट्स पाथ, इसका पाथ कैसा होगा? हाँ बिल्कुल सही है अमरजोत, सही कह रहे हो आप। लिख दीजिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसका आंसर है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये ऐसा जाए, प्रोटॉन है, इसमें फोर्स पीछे लगेगा, ऐसे ही लिख दीजिए, नेट फोर्स शुड बी डाउनवर्ड्स। मोशन शुड बी रिटार्डेड। Motion should be retarded. ये बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में डिस्कशंस होते थे, वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिस्कशंस होंगे। वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बनेगा क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अनचेंज रहेगी और वर्टिकल मोशन इज रिटार्डेड। पूरे के पूरे डिस्कशंस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले हैं, एंगल पे ही मारा है ना, फॉर्मूले भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले आ जाएंगे। ग्रेविटी खैर वो कंसिडर भी कर सकता है, ऑप्शंस पे ही सब डिपेंड करेगा। इसमें हम सीधे रिजल्ट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2u sin थीटा बाय g इफेक्टिव। अभी बात करूंगा इसके बारे में। h max का फॉर्मूला बोलिए। स्क्वायर साइन u square sin स्क्वायर square by theta by 2g. g इफेक्टिव। और नेक्स्ट क्या बोलूं? रेंज range u square sin theta sin 2 theta by theta upon G effective. इफेक्टिव। और कोई? ठीक है, बस इतना ही बहुत है अभी तो। अब मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस माइनस ए। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस माइनस जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका क्यू ई बाय एम। ये क्यू थोड़ा सा ऐसा बड़ा बना देंगे, ए जैसा ना दिखे, ए और क्यू में फर्क दिखे आपके। ये इन सारे रिजल्ट्स में जी इफेक्टिव की जगह ये डाला जा सकता है। अगर उसने कहा था ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो जी इफेक्टिव है बस वो ए के बराबर है और वो क्यू ई बाय एम है। अगर उसने कहा था ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो तो, और यूजुअली वो न्यूमेरिकल में यही बोलता है ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो प्रभाव होता है, जो एक्सेलरेशंस और रिटार्डेशंस ई के मारे पैदा होते हैं, वो 9.8 से तो कहीं ज्यादा होते हैं। हालांकि वो ई के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पर जनरली जिन ई को हम डील करते हैं उनमें अक्सर ग्रेविटी के असर को नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता है, और अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है, ये डिसाइड करने के लिए एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बना देंगे। वो जी की डायरेक्शन तो नीचे ही है, आप लिख दीजिए केस वन इफ जी इज अपवर्ड्स, मतलब ई इज अपवर्ड्स, जी तो डाउनवर्ड्स ही है, एफबीडी बनाते हैं, ये एम जी हो गया, और सपोज ये पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहा हूं, ये क्यू ही है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह चले तो नेट फोर्स डाउनवर्ड्स ही होना चाहिए। तो एम जी माइनस क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, ये हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाय एम, ये हो जाएगा। नेट फोर्स तो डाउनवर्ड ही होना चाहिए, मोशन तो रिटार्डेड ही होना चाहिए। और केस टू है कि ग्रेविटेशनल फील्ड तो डाउनवर्ड्स है ही, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डाउनवर्ड्स है, तभी यहाँ mg हो गया, qe भी यही हो जाएगा, और mg प्लस qe को ma कह देंगे। तब हमें एक्सेलरेशन खाली a लेना है कि खाली g लेना है कि g प्लस a लेना है कि g माइनस a लेना है, ये डिसीजन एफबीडी से होगा, ये डिसीजन एफबीडी से होगा। नेट एक्सेलरेशन निकाल के h max के फॉर्मूले में डाल देंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू जी इफेक्टिव। एफबीडी बनाइए, नेट एक्सेलरेशन निकालिए। अभी एक्चुअली तो मैं बस खाली इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड में,
मैंने तो एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ाया था आज और बस उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं। मैंने पढ़ाया कि चार्ज क्यू पे फोर्स लगता है क्यू ई, चार्ज क्यू को फील्ड में रखो तो फोर्स क्यू ई लगता है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है क्यू ई बाय एम। यहां से पूरे वो 1D और 2D वाले क्वेश्चंस खुल गए। ठीक है, ऑलराइट। एक ये क्वेश्चन आपको करना है, मान लीजिए ये पेंडुलम बॉब है, इस पे प्लस क्यू का चार्ज है और यहाँ इस पे फील्ड लगाई है। बस अब इसके टाइम पीरियड का, इसके ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड के बारे में आपको बात करनी है। ये तो फिर भी 1 स्टार दे सकते हैं इस पे। तो प्रोजेक्टाइल वाला तो मैंने कुछ नहीं लिखवाया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले पे मैंने स्टार नहीं दिए। आपकी चॉइस है, करना है तो करिए, आपके लिए भारी पड़ रहा है तो मत करिए। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, ये काम का है। एफबीडी बनाइए, एमजी नीचे बनाइए। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगा। अमरजोत आप आंसर बताना चाह रहे हैं, बता दीजिए। किसको बताना है? रिनी, एनीबडी एल्स? मोनिश्क? क्वेश्चन क्या था? चलिए मैं बात करता हूं। एमजी बनेगा, क्यूई बनेगा और थ्रेड है तो टेंशन बनेगा, धागा है तो टेंशन बनेगा। और अगर इक्विलिब्रियम की बात है तो T प्लस क्यू इज इक्वल टू mg। टेंशन जो है वो mg माइनस क्यू ही है। और एक रूल ये है, एसएचएम में आप पढ़ते हैं, इस बात को लिख दीजिए कि टेंशन इन द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, टेंशन इन द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन should be equated to mg dash। ज्यादातर तो रूल काम कर जाता है। टेंशन इन द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन should be equated to mg dash। इससे मेरे को g dash मिल गया, वो g माइनस क्यू ई बाय एम है। g dash मिल गया, g माइनस क्यू ई बाय एम है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव का फिलहाल ये आंसर है, ये g माइनस क्यू ई बाय एम। दिस इज द आंसर। कई बार तो खाली इतना पूछ के छोड़ देता है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा। अमर डाउट पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन में होंगे? हाँ यार, ऐसे जैसे पेंडुलम मूव करता है इस प्लेन में, इसी प्लेन में ऑसिलेशंस हो रहे हैं। सर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं कोई इसमें? नहीं, फील्ड भी वर्टिकल लगाई थी मैंने। सारे फोर्सेस यहाँ वर्टिकल ही थे, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स था ही नहीं। तो ऊपर नीचे होना चाहिए। चार्ज क्यू को फील्ड ही में रखा तो उस पर फोर्स क्यू ही था। ये मेरा डायग्राम था, mg नीचे था, इस पे फोर्स क्यू ही ऊपर था और थ्रेड है तो टेंशन। अब बताइए आपको किस फोर्स में प्रॉब्लम है? सर तो ऐसा ऐसा ऑसिलेशन होगा शायद यहाँ पे। थ्रेड है, स्प्रिंग नहीं है, थ्रेड है। मतलब ये मैंने बताया नहीं कि हमने उसे साइड में हिला के छोड़ दिया है। सिंपल पेंडुलम में तो हम यही केस लेते हैं केवल। भाई ये तो ऑसिलेशन तब होता जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला यहाँ इस डायरेक्शन में केस होता। ये इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्वेश्चन मान लीजिए कि और बहुत ढंग से बताना चाहिए था। ठीक है, ये जो ऑसिलेशंस हैं ये वर्टिकल प्लेन में हैं। ये सिचुएशन में ऑसिलेशन कभी नहीं हो पाएंगे, या तो ऊपर ही चला जाएगा। अगर क्यू ही जीत गया ना तो ऊपर ही चला जाएगा। ऑसिलेशंस क्या होंगे? ऑसिलेशन की बात कर रहा है तो ये सिंपल पेंडुलम का नाम शायद मैंने अगर ले लिया होता, कहीं लिया होगा शायद मैंने सिंपल पेंडुलम, उतना कह दिया तो फिर सिचुएशन सेम है जो सिंपल पेंडुलम में होती है। अगर सिंपल पेंडुलम वर्ड आ जाए तो फिर आप और उससे ज्यादा न सोचें, नई सिचुएशंस को इमेजिन न करें, उसको नई सिचुएशंस को कहीं क्वेश्चन में या कहीं ऑप्शंस में खुद स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, आप तो एफबीडी बनाइए,
इक्विलिब्रियम, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में टी की इक्वेशन लिखिए, उसे mg डैश से इक्वेट करिए, इससे जी इफेक्टिव निकाल लीजिए। क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है कि भाई टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा। अभी अभी इफेक्टिव जी कम हो गया है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, यानी ऑसिलेशन स्लो हो जाएंगे। बस हम एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अब आपसे डिस्कस ये कर रहे हैं। ये एक वॉल है, यहाँ एक बॉडी मास m रखी है, डिस्टेंस d पर, ये डिस्टेंस d है, छोटी बॉडी है, पॉइंट मास है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम यही मानते हैं। इसमें चार्ज q है, प्लस q, और इधर फील्ड E लगा दी गई है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो भी इसलिए 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी नहीं गई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जो इसके फील्ड QE फोर्स लगेगा, mg तो लेंगे नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्स इधर नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया है। आगे जाके दीवार से टकराएगा और बोल रहा है वो कॉलिजन जो है वो इलास्टिक है, कॉलिजन इलास्टिक है। वो पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, छोटा पार्टिकल है, साइज में दिखाया हमने पढ़ा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। पार्टिकल जाएगा, दीवार से टकराएगा, फिर वापस यहीं आ जाएगा। आप तो बिल्कुल ग्रेविटी से कंपेयर कर ही सकते हैं इसको, एक ही फील्ड है, एक ही फोर्स है। ये वैसा ही केस है जैसे पत्थर को ग्रेविटी में हमने ऊपर फेंका हो, या इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो चलो ऊपर से नीचे छोड़ा है, एक बॉल को छोड़ा, जमीन से टकराई और इलास्टिक कॉलिजन है। कोई दे रहा है जवाब मुझे? सारी बातें इसी बात पर बैलेंस बेस्ड हैं आज की क्लास की, कि चार्ज Q को फील्ड E में रखा तो उस पर फोर्स लग रहा है QE। ये वैसी ही बात है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मास m पर फोर्स लगता है mg। इसको आप ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं, m1d इन ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं। ओके ठीक है, अमरजोत बताइए आप। So T is equals to 2 into under root 2 md by QE. Yes, sir. हाँ यस और सर। अरे वाह रिनी, आप अपनी कॉपी अगर रेडी है तो बोर्ड के सामने रख दीजिए, यस सर। कैमरे के सामने रख दीजिए। टू लगाया, बाहर 2 लिखा है। सर अंदर लिखा है, मतलब वो 2 अंडर रूट के बाहर आ अच्छा, जाएगा, 4 है अंदर। बस ऐसे ही रखे रहिए। v स्क्वायर को आपने ले लिया 2as, v स्क्वायर को 2, तो v वेलोसिटी का क्या करेंगे? सर वेलोसिटी फिर उसको v इज इक्वल्स टू u प्लस at के फॉर्मूले में रखेंगे। u 0 है एंड उसमें a बाद में आपने qe बाय m है, डिस्टेंस 2d लिया है। ठीक है, चलिए ऑल राइट ठीक है। 1 मिनट कॉपी, ठीक है। हाँ ये बात की जा सकती है जो रिनी ने की है कि एक्चुअली जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 2d है, और एक्सेलरेशन इस बीच a पे कांस्टेंट है। हालांकि आधी जर्नी a के एक्सेलरेशन से हुई है और बाद में उतना ही रिटार्डेशन है, ठीक है। टोटल जर्नी आप
2D भी ले सकते हैं। मैं इसमें अपनी आपसे बात कर लेता हूँ। मेरा ये कहना है कि शुरू में तो बॉडी एक्सेलरेट होगी और दीवार से जाके किसी वेलोसिटी से टकरा जाएगी, और क्योंकि कॉलिजन हुआ है, इलास्टिक कॉलिजन, तो टक्कर के जज्बात भी वेलोसिटी सेम रहेगी। चलिए लिखिए ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, the particle will be accelerated, and this acceleration is constant, सबसे बड़ी बात तो यही है। therefore we can apply equations of constant acceleration motion, therefore we can apply the equations of constant acceleration motion। सबसे मेजर बात तो यही है। ऑलराइट, तो अब मैं तो पहले ये निकाल लेता हूं कि दीवार तक जाने में टाइम कितना लगा। तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, ये को मैं बाद में पुट कर दूंगा। ये है √2s/a, यानी ये है √2d/a। ये को आप चाहे तो लास्ट स्टेप में, एकदम लास्ट स्टेप में qe/m डाल दीजिएगा बस। अब इसकी जो भी यहाँ वेलोसिटी हुई होगी ना टाइम t के बाद, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो ये है, बस आप लिख दीजिए। On colliding with the wall, the direction of motion is reversed. Because collision is elastic. Direction of motion is reversed because collision is elastic. Now the body has initial velocity v. In direction opposite to the force of electrical field. फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वही है, क्योंकि ई की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड तो अभी भी वही है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ और फोर्स यहाँ है, लिख दीजिए। नाउ द मोशन विल बी रिटार्डेड। और जितनी वेलोसिटी उसने टाइम टी में पाई थी ना, अब उसे उतनी वेलोसिटी खोनी है, और सिमेट्री के कारण दोनों टाइम सेम होंगे। ग्रेविटी में भी आना और जाना सिमेट्रिक होता है ना, लिख दीजिए। नाउ द बॉडी हैज टू लूज द सेम वेलोसिटी which it had acquired in time t. The body has to lose same velocity which had acquired in time t of accelerated motion, in time t of accelerated motion। और पूरी सॉल्व करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं फुल स्टॉप लगा के। ड्यू टू सिमेट्री these two times are same। तो जो टोटल टाइम होगा, ऑसिलेशन तो इसे ही कहते हैं ना, जाना और फिर वापस वहां यहाँ आ जाना, गया और फिर वापस यहाँ आ गया। इसके बाद यही मोशन होता रहेगा, और कोई मोशन नहीं होगा। ये रेस्ट पे था, अच्छी खासी वेलोसिटी से आके टकराया, फिर ये वापस आ रहा है और अपनी जो वेलोसिटी इसने पहले पाई थी उसे लूज कर रहा है, यहाँ के रुक गया। एंड अगेन इट विल बी सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ दिस स्पीड। जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, यही मोशन रिपीट हो रहा है। जो टाइम पीरियड है वो 2t है, और वो 2 इंटू अंडर रूट 2d/a है, और a को मैं qe/m लिख लूंगा। ये आंसर, ठीक है। सिमेट्री के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ग्रेविटी में भी आना और जाना सिमेट्रिक होता है, ऐसा भी लिख दीजिए। इन ग्रेविटी ऑल्सो द गो जर्नी एंड द रिटर्न जर्नी आर सिमेट्रिक। और वहां भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यहां भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। आना और जाना सिमेट्रिक रहेगा।
इतना ही केवल फर्क है, केवल इतना ही फर्क है कि यहाँ एक्सेलरेशन को आप QE by m कहेंगे। बस एक लास्ट बात बता दीजिए, इस सवाल का पार्ट बी, इज द मोशन SHM? हो तो रहा है, ऑसिलेशंस तो बार बार हो रहे हैं, नहीं, क्या ये मोशन SHM है? हाँ, आपका जवाब मुझे मिल गया किंजल, आपका जवाब भी मुझे मिल गया रिनी। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? ठीक है अमरजोत, आपका जवाब भी मिल गया। चलिए, बात सही है। इसका जवाब कौन बताना चाहता है कि ये क्यों SHM नहीं है? किसी को बताना है कि SHM क्यों नहीं है? सर क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसलिए। एक बात तो वो हो गई, चलेगा, पूरी तरह सही नहीं है यद्यपि। ठीक है अमरजोत बताइए। सर KX टाइप की इक्वेशन नहीं आ रही इसमें। हाँ, सुनना तो मुझे यही था। किंजल, आपका क्या कहना है? सर FQE है तो फिर फोर्स तो कांस्टेंट ही है, हाँ, वही अपूर्वा KX पत्थर, वाली आपका क्या बात। कहना है? किंजल बंद कर दीजिए माइक। अपूर्वा। सर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा नहीं है। हाँ, बेसिकली फोर्स की इक्वेशन हमें चेक करनी है। दिस फोर्स इज कांस्टेंट, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म -KX, ऐसे ही लिख दीजिए। We should see the equation of force. We should see the equation of the force, and if it is of the form -KX, only then it is SHM. Only then it is SHM. Here the force is throughout constant. Here the force is throughout constant. Therefore, this oscillatory motion is not SHM. This oscillatory motion is not SHM. Okay? बस आज हमने जो डिस्कशन किया वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फोर्स क्या होता है। चार्ज Q को फील्ड E में रखो, उस पर फोर्स Q ही लगता है, और ये फोर्स कांस्टेंट होता है अगर Q और E कांस्टेंट है तो। और फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के जो जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने मोस्टली डिस्कस कर लिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you. Have a good day. Thank you, Thank you sir. थैंक यू सर। sir. कोई डाउट पूछना है किसी? Any doubts? सर इसमें जो टाइम पीरियड का आंसर आएगा वो √8 dm/q आएगा ना? हाँ, 2 को अंदर ले चलेंगे तो 4 बन जाएगा। सही बात है, पूरा अगर 2 को अंदर ले चलेंगे तो वो 8 बन जाएगा। So my answer is different from this, so what have I done wrong? एक्चुअली पूरी ना ये जो इक्वेशन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की होती है, डिस्टेंस की नहीं होती। तो चांस की बात थी, मतलब मोशन आपका आंसर ये तब सही होता जब पूरा डिस्टेंस 2D कांस्टेंट एक्सीलरेशन A से ट्रेवल किया गया होता। इसमें ना डिस्प्लेसमेंट D A से हुआ है, पहले आधी जर्नी एक्सीलरेशन से, आधी जर्नी रिटार्डेशन से। आपने डिस्टेंस तो 2D ले लिया पर एक ही डायरेक्शन रिवर्स हुई थी ना। यस सर। इसलिए दोनों पार्ट्स की इक्वेशन सेपरेट बनेगी। एक्सीलरेटेड जर्नी की इक्वेशन अलग बनेगी और रिटार्डेड जर्नी की इक्वेशन अलग बनेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। द डिस्टेंस इज 2D but the displacement is 0. 0, yes sir. Okay, bye bye. Good night. Okay, thank you sir. Good night.